But my top focus tonight, a dramatic twist in the Dadri lynching case. दादरी कांड का जिन्न एक बार फिर जिंदा हो रहा है। दादरी का बसेड़ा गांव नफरत की आग में और आंच में झुलस रहा है। 50 साल के शख्स मोहम्मद अखलाक को घर से खींचकर पीट कर उनकी हत्या कर दी। कुछ लोगों ने भीड़ बनकर इसलिए मार दिया कि उन्हें इस बात का शक था, इस बात का कि वो उनके घर में गाय का मांस रखा हुआ है। दादरी कांड एक बार फिर देश की सियासत पर छा गया है। Court today ordering an FIR against Mohammad Akhlaq's family. हकीकत इस मामले से कोसों दूर है। पाकिस्तान प्रेम जग रहा था इसका। उसके यहाँ तो जमात आती थी जे जमातियों ने इन्हें धर्म के प्रति उन्मादित ज्यादा कर दिया। उसकी मानसिकता खराब होने लगी। इनके और इनके भाइयों के संबंध जो पाकिस्तान से जुड़े, केवल उसका व्यवहार बदलता गया, लगातार उसका पाकिस्तान का आना जाना, उसके यहाँ जमातियों का आना जाना, उसकी कट्टरता का बढ़ना। पिन्नी में इखलाक कुछ फेंक के गया है और उसी क्रम में ये ईद के आसपास इसने गौवंश को मारा, जिसके अवशेष फेंकते वक्त लोगों ने इसे देखा। वो पॉलिथीन उठाई देखी तो उसमें बछड़े का जो मुंह की खाल थी। ये वो जगह है जहां पर उसके साथ मारपीट की गई थी। जहां 1500, 2000, 2500 लोगों की भीड़ हो, वहां किस चेहरे को आप दोषी ठहरा पाएंगे? अगर एक एक व्यक्ति ने खींचा भी होगा तो 2500 लोगों को नामित कर देती सरकार। इन जितने सारे बच्चे इसमें जेल गए, इनमें कोई भी आज तक सरवाइव नहीं कर पाया। सामने मकान पे ताला लगा हुआ है, किसका मकान है? विशाल राणा जो अखलाक हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए। मुसलमान की हत्या हुई है तो सरकार एक पक्ष बन के खड़ा हो गई। गुनाह अदालत में साबित हो जाए तो मुजरिम, और ना साबित हो तो फिर छूट ही जाता है। इस परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस घटना ने। सीधे तौर पे अखलाक की घटना को उन्होंने सपा सरकार से जोड़ दिया था। स्थिति यहाँ तक आई कि सब्जी बेचने वाले भी सब्जी बेचने से इसलिए घर बैठ गए क्योंकि सब्जी खरीदने वाले गांव में लोग बचे नहीं। कहीं भी न्याय नहीं है। 28 सितंबर 2015 को दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर दादरी से सटे बिसाड़ा गांव में रहने वाले मोहम्मद अखलाक ने ईद के चंद दिनों बाद एक गौवंश की हत्या कर दी। इसके बाद उसने गौवंश के अवशेषों को सड़क किनारे एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। इसके बाद आक्रोशित हिंदुओं की एक भीड़ ने अखलाक को जमकर पीटा। तब गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान संजय राणा ने अखलाक को कैलाश अस्पताल में भर्ती किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सारे मीडिया में आपने देखा कि किस तरह से सपा सरकार के इशारे पर हिंदू धर्म को, हिंदू आरोपितों को, गाय को अपनी माता मानने वाले हिंदू समाज को और गौ रक्षकों को बदनाम करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कैंपेन चलाया गया। लेकिन जिस हिंदू आरोपितों पर आज तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो सका, राजनीतिक प्रतिशोध में गिरफ्तारी करके जिन्हें महीनों तक कारावास में प्रताड़ित किया गया, उनकी सच्ची कहानी, उनकी पीड़ा से शायद सारा हिंदू समाज अभी तक अनजान है। इस सच्चाई की खोज में ऑप इंडिया की टीम यानी मैं, केशव मालान और सहकर्मी अनुराग मिश्रा व वीडियो जर्नलिस्ट कपिल कुमार, हम तीनों दादरी के बिसाड़ा गांव में गए। वहां के लोगों से और पीड़ित हिंदू आरोपियों के परिजनों से बातचीत की और ले आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य जो इस कहानी का वह पक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसे कोई नहीं जानता। सबसे पहले हमने गांव वालों से जानने की कोशिश की कि आखिर घटना वाले दिन असल में हुआ क्या था। 28 सितंबर की रात को अखलाक गांव में, क्योंकि आप बिल्कुल अखलाक के पड़ोसी हैं, क्या हुआ था उस दिन? एक दिन पहले ईद थी, तो ईद के शाम के टाइम अखलाक से मुलाकात हुई थी हमारी, जैसे भाईचारे के नाते होती है। फिर अगले दिन रात को मैं अपने यहीं पे लेट रहा था जहाँ बैठे हैं ना, मैं और मेरे पापा जी यार, एक पड़ोस में लड़का है, तो हम तीनों बैठे थे। इतनी देर में एक लड़का आया, एक शिवम, वो है जो मेरे साथ था, वो भी वो बोला भैया यहाँ जो है पिन्नी में अखलाक कुछ फेंक के गया है। वो पॉलिथीन उठाई देखी तो उसमें बछड़े का जो मुंह की खाल थी, उसमें कान थे। वो देखी तो वो एक फ्रीजन गाय होती है, उसके बच्चे की खाल थी। वो देखी, उससे हमने कहा मन की से टांग दो, सुबह देख लेंगे। उसने अपने साथी को फ़ोन किया, फिर वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होने लगे और किसी के माध्यम से जाके किसी ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि ऐसे अखलाक ने जो है खाल फेंकी है, और भीड़ आई ना। तो जिसने वो देखा था और मैंने, उसके घर नहीं गए हम। अखलाक के मारने वाले भी तो और ही थे, भीड़ थी, कम से कम होंगे उस टाइम 1500 लोग
अब कौन मार गया उसको वो तो हमने देखा ना, भीड़ में तो बहुत भीड़ थी, सिर से सिर जुटे हुए थे। 1-1 लाख बूढ़े के मारे वो तो 60 साल को ना हो तो 50 साल को तो हो ही, वो गलती कर रहे हो, गलती के पीछे ही तो मारो हो। जो गाय को नहीं तो काय को मार तो कोई उससे कोई बैर थो रही है जो मारते। फेंकने आयो कुत्तन ने लपको वो लपक देखो पिन्नी खोल के देखी नो हांगी तो गाय को मांस है, जब मारो तो गाय काटी है। आसपास के गांव के भी लोग इकट्ठा हुए थे? हाँ जी, आसपास के भी हो गए होंगे, कि रोड जाम था उस टाइम पे, बाहर की गाड़ियां की लाइन लगी हुई थी। आदमी इतने थे कि जहाँ चाचा जी का मकान है हमारे इनका, उससे पीछे तक लोगों की भीड़ थी, इधर और इधर। ईद के मौके पर जो अवशेष पाए गए, जो तमाम हिंदू आक्रोशित हुए उन अवशेषों को देख के, जिससे माहौल खराब हुआ और उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं था। गौवंश की हत्या करने के कारण अखलाक पर भीड़ का हमला हुआ, लेकिन उसकी मौत के बाद सारे मीडिया में सच्चाई को छुपाने की होड़ मच गई। मामले को गलत दिशा देकर अखलाक के बहाने पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें वामपंथी लिबरल मीडिया द्वारा की गई। आपने देखा होगा कि इस घटना के 1-1.5 साल पहले ही केंद्र की सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार पर भी इस बहाने निशाना साधा गया। हिंदुओं को अपराध बोध में धकेलने के लिए नैरेटिव इंजीनियरिंग के पीछे की सच्चाई अब आप सुनिए सीधे गाँव वालों की जुबानी। इस घटना के बाद में बार बार एक बात कही गई कि अफवाह उड़ाई गई थी कि गौवंश को काटा गया है या गाय को काटा गया है, बल्कि सच्चाई कुछ और थी। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप पशु के डॉक्टर हैं? देखिए, मैं 2004 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। एक तो पशु घर में रहे जी शुरू से ही, जानकारी एक तो ये रही। दूसरे, जब पशु चिकित्सक होने के नाते 24 घंटा हमारे यही काम है कि पशु का इलाज करना है, कान भी पकड़ के देखना है, पूंछ भी पकड़ के देखनी है। कोई हम लैब तो रखते नहीं है, एक उसके अंदाजे से इलाज करते हैं। अब हमारे सामने तो तुम एक गधा की खाल भी ला कर रख दोगे ना जी, हम गधा की नील गाय की बता देंगे जी, नील गाय की, ये गधा की है। और फिर दूसरी, अगर मैं ही झूठ बोल रहा हूँ जी, तो लैब तो झूठ नहीं बोल रही, सरकारी लैब लगी हुई है, पैसा लगाया है, कई अरबों खरबों में लगती होंगी। ये 2 लैब से टेस्टिंग 2 से हुआ जी, और दोनों से ही गोवंश आया वो। उसमें जो घटना स्थल पे जो अवशेष मिले, उसकी जांच रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ बताई गई कि ये गोवंश के अवशेष है। मान लो मैं गाय को गाय नहीं बताऊं जी मैं, और उसे मैं बता देता नुक जी ये तो और कोई जानवर की खाल है, और उसकी पुष्टि होती तो क्या होता है? तो उसमें मेरी बेइज्जती होती है। वो तो फिर भी कहते हैं नुकरे इसने झूठ बोला, जिसे करना था वो मार पिटाई, वो तो करेगा जी, तो मुझ पर तो आरोप नहीं आना चाहिए। अब 2 लैब से आ गया कि वो जो है गोवंश है। गांव के पशु चिकित्सक हमें घटनास्थल पर भी लेकर गए, जहां हमने वह जगह देखी जहां अखलाक ने गौवंश के अवशेष फेंके थे, और जहां से मारपीट के बाद गांव के हिंदू प्रधान ने उसे अस्पताल भेजा था। ये वही जगह है जहां पर अखलाक को खींच करके जो भीड़ लाई थी? हाँ जी, यही है, वहां से लाए थे यहाँ, और यहाँ से फिर उसे पुलिस ले गई थी। पुलिस ले गई थी, घायल उसे भर्ती कराया गया था? उसको भर्ती कराया गया था, संजय राणा जी ने, हमारे ग्राम प्रधान थे संजय प्रधान जी, उन्होंने ही उसको कैलाश ले गए थे, और वहीं कैलाश में ही उसकी मृत्यु हुई थी। वो कौन सी जगह थी जहाँ पर उसके अवशेष फेंके गए थे अखलाक के द्वारा? अवशेष यहाँ पिन्नी पड़ी थी, यहाँ से उठाई थी वो, यहाँ पे जी। ये था रवीन का मकान यहाँ पे जी। ये यहाँ से बेचारे बेच के, और वो यहाँ से चले गए वहाँ, ये यहाँ से बेच कर वहाँ चले गए, और वहाँ चलेंगे, वहाँ दिखाए। बिसाड़ा गांव में हम मौजूद हैं, और ये वही जगह है जहां पर अखलाक के द्वारा गौवंश को काटने के बाद में उसके अवशेष को यहां पर फेंका गया था, क्योंकि यहाँ एक जो कूड़ा डालने की जगह है, जिसे गांव में घूरा बोलते हैं, गोबर का खाद जहां इकट्ठा होता है, और उससे फेंकते हुए यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो पास में रहने वाले जो एक मकान दिखाई देगा, इसमें रहने वाले व्यक्ति के द्वारा उसे देखा गया था, और जिसके बाद गांव के लोगों को पता चला था, और फिर
मंदिर से जो अनाउंस हुआ था और जब यहाँ पर हज़ारों की भीड़ आई थी, उसके बाद ये वो जगह, मैं आपको एक बार फिर दोबारा उधर दिखा देता हूँ कि यहीं में अंदर में थोड़ी सी दूर आप जाएंगे तो अखलाक का मकान है, हम वहाँ भी आपको लिए चलेंगे, वो दिखाएंगे आपको। अखलाक का मकान है और वहाँ से उससे लाया जाता है और ये वो जगह है जहाँ पर उसके साथ मारपीट की गई थी भीड़ के द्वारा और इसके बाद हॉस्पिटल में अखलाक की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि अखलाक को हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाले इस गांव के प्रधान राणा ही थे। रात 10 से 11 बजे के बीच ये घटना हुई। इसके बाद शुरू हुआ तुष्टीकरण के राजनीतिक उद्देश्य से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारियों का वो खौफनाक दौर। इसके बारे में भी हमने गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने क्या जानकारी दी, जरा आप पहले ही सुनिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में धरा पकड़ी होगी जी, रात को उठा लिए थे 10 लड़के जो वहाँ मौके पर थे भी नहीं हो। अब जैसे हमारे पड़ोस में संदीप हैं, उसे टाइफाइड हो रहा था उस दिन, अपने घर था वो, पुलिस आई सभी लेगी उठा के। उसकी मम्मी रोती हुई भागी कि मेरा बेटा तो टाइफाइड से है, बीमार है, दवाई चल रही है। पुलिस ने उनकी भी नहीं सुनी और वो भी जेल भेज दिए। जैसे कि रवि ही लड़का था, वो उस टाइम गांव में नहीं था, उस टाइम उसके खेत में पानी लग रहा था, मूंजी लग रही थी उस टाइम पे, तो अपने खेत पे था वो भी उसका भी नाम ले दिया किसी ने। ये जो नाम जितने मुलजिमान इसके अंतर्गत है, ये नाम ऐसा है कि मेरी आपसे लड़ाई है, आपकी किसी दूसरे से लड़ाई है, एक दूसरे से किसी ने देखो किसी ने कुछ नहीं, एक दूसरे केवल ये है कि मेरा नाम आ गया तो इसको भी आ जाना चाहिए, उस तरीके से सब नाम आए थे। तो उस समय मान लिया जाए कि सपा सरकार या उसके जो नेता थे, आजम खान जैसे नेता का नाम आता है, तो उनकी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से या किन्हीं ऐसे वजह से नाम लिए गए, ऐसा कुछ आता है? हाँ जी, वही है, एक राजनीति के हिसाब से ही ये मामला हुआ। और तो कुछ नाम वैसे भी आ गए जो सपा के नेता थे, भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता थे, उन्होंने नाम ले दिए। इसमें एक नाम तो ऐसा आ कि वो तो उसका नाम वो था ही नहीं लड़का, यहाँ 50 सीट में नाम है उसका आज भी। उसका नाम है सोनू सन ऑफ धर्मवीर। उसका नाम निकलवाया जब वो सीसीटीवी फुटेज में आया ना, उसमें एक मॉल में था वो लड़का। हाँ, नोएडा के मॉल में उसे भी ले रहे थे जी। अगर उसकी वो ना होती फुटेज तो वो भी जाता, वो भी जेल जाता। हाँ जी, एक सतेंद्र है जसपाल फौजी का, उसका भी नाम है इसमें। एक सीटू अनिल है, उसका भी नाम है इसमें, लेकिन थे नहीं, वो गांव में नहीं था, वो गांव में नहीं थे। घटना स्थल से मेरे विचार से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना स्थल के बाद किसी के घर से हुई हो या अन्य स्थानों से हुई हो, वो एक अलग विषय है, पर घटना स्थल से किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी ने, पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। राजनीति के शिकार हुए, उन्हीं में आप थे? हाँ, उसी में मेरा ले दिया जी। एक तरफ केवल संदेह के आधार पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारियां हो रही थी, तो दूसरी तरफ अखलाक के परिवार का दर्द टेलीविजन पर परोसा जा रहा था। अखलाक के परिजनों के बाइट्स वायरल किए जाने लगे थे। उनके परिवार के सदस्य के सेना में काम करने का हवाला देते हुए बताया जा रहा था कि देखिए, एक देशभक्त मुसलमान को केंद्र में हाल ही में आई हिंदूवादी सरकार के दौर में उसके मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, और वो भी गौ हत्या के तथाकथित झूठे आरोप के साथ। अखलाक के उस पुराने मकान तक पर भी हम पहुंचे। आइए देखते हैं कि वहां पर हमें क्या मिला। ये देखिए, ये अखलाक का वही घर है जिसमें अखलाक अपने परिवार के साथ में रहता था। आज भले ये बंद है क्योंकि अखलाक का परिवार अखलाक की मौत के बाद में इस घर को छोड़ करके जा चुका है, और इसके पास में ये बाकी जो उसके अन्य 3 भाई थे, जो पीछे में आपको एक दरवाज़ा दिख जाएगा, एक दरवाज़ा ये बंद दिख जाएगा और एक अगला दरवाज़ा ये आपको दिख जाएगा, यानी कि तीनों दरवाजे ये बंद हैं। आज अखलाक का परिवार यहाँ नहीं रहता है, गाँव छोड़ करके जा चुका है। लेकिन सवाल इस बात का कि इस घटना के बाद
जो एक घटना यानी कि एक कृत्य जो अखलाक के द्वारा जो किया गया था, उसके बाद में किस तरह से न सिर्फ अखलाक का परिवार बर्बाद हुआ, उसके बाद में गांव के 18 परिवार बर्बाद हो गए। जब अखलाक मामले में हिंदुओं को पूर्वाग्रह के आधार पर चिन्हित करके जेल भेजा जा रहा था, तब यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखलाक के परिवार को सरकारी मदद दी। इसके बाद वह अपना गांव छोड़कर नोएडा के रिहायशी इलाके में जाकर बस गए। लेकिन उन हिंदू परिवारों के साथ क्या हुआ, क्या आप ये जानते हैं? हमने उन पीड़ित हिंदू परिवारों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन 18 में से अधिकांश परिवारों ने हमसे बातचीत करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि आज तक मीडिया ने हमें गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन इनमें से भी कुछ परिवारों ने हमसे बातचीत की। उन परिवारों और गांव वालों ने हमारे साथ अपनी व्यथा शेयर की, जिसकी इस देश में ना तो कोई चर्चा करता है और ना ही कोई फिक्र करता है। जितने लोग जेल चले जाते हैं उसके बारे में सभी जानते हैं उसके घर की क्या स्थिति बन जाती है, और ये सारे आरोपी बना के जेल में डाल दिए गए। और यहाँ पे जो 18 लोग आरोपी बनाए गए, उन लोगों की यातनाएं इस हद तक गई कि जेल में एक रवि नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम थी, रणवीर सिंह का बेटा, इतनी यातनाएं उन लोगों के साथ हुई, इस हद तक पहुंच गई कि उसकी मौत हो गई। और जिसका परिवार उजड़ गया, उसके बालक बच्चे इधर उधर सब आए गए होंगे, तो उसको आप बखूबी समझ सकते हो कि उसको कितना दर्द रहा होगा। अखलाक कांड में आरोपियों के अगर दर्द को समझना हो, उसको महसूस करना हो, तो आपको रवि के घर आना होगा। वह रवि जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उसी के घर पर हैं, लेकिन ये घर उसका नहीं, अब ये किराए का है। उसका घर जहाँ घटना स्थल हुई थी, जहाँ घटनाक्रम था, जहाँ घटनाक्रम हुआ था, उसी के सामने था। लेकिन जेल में जाने के बाद में सबसे छोटे बेटे हैं रवि के जेल में जाने के बाद में परिवार ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बिखरा कि उससे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। 4 भाई बहनों में रवि सबसे छोटा था, जिसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन उस बीच में जेलर ने उसको इस तरह उसके साथ में मारपीट की कि उसने जेल के अंदर ही दम तोड़ दिया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम इस घर में आए हुए हैं जो किराए का घर है। मैं उससे पहले घर दिखाऊं, उससे पहले अब इससे बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूं, तस्वीर दिखाता हूं कि बाहर एक गाय है, एक छोटी उसकी बच्चियां है। और आप सोचिए, मकान की भी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि यहाँ किराए के छोटा सा प्लॉट है, इसमें रह रहे हैं परिवार। और इधर मैं दिखाऊं कि उस रवि के पिता और बड़े भाई दोनों हैं जो मजदूरी करते हैं। उसका ये सबूत है कि 3-3 फावड़े उनके घर में रखे हुए हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि मजदूरी करके आज ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। रवि की मम्मी, रवि की माँ हूँ मैं। आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे योगी मोदी कुछ मदद कर दे, सही है। हमको वो भी नहीं बंद रही लोन, वो हमारी जो बंद है किस्त, पेंसिल भी नहीं बंद रही, हमको कुछ भी नहीं बंद रही। अपने पेट भरे, अपने करते रहे। इस पर ये दो हैं, इनके 3 बच्चे, 5 है, तो हमारे भरेंगे पेट है, इनको भरेंगे पेट। मकान आप किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, हमारा तो मकान मुझ तो बिक गो, हमारा मकान वहाँ तो कैसे बेचना पड़ो, परिस्थिति खराब है गई, कमाने वाला कोई ना है, तो कुछ तो होगा, जो कुछ होगा। तो मैं तो नहीं कहूँ भैया हमको कुछ मदद मिल जाए तो सही है, नहीं तो हम तो ऐसे डोले भूखे प्यासे। बीमारी, शुगर, थायराइड, सब बीमार रहूं, दिन रात बीमार रहूं मैं। जेल में क्या हुआ था रवि के साथ? जेल में तो उन्होंने मारो, जेलर ने मारो हो, जेलर ने मारो हो, और वो आदम खान हो। रवि के लिए उसे मारने के लिए साजिश रची गई। हाँ, साजिश रची गई। और उनके पापा बताएंगे और आ रहे, उनके पापा भी तो यही है पे। साजिश बहुत ज्यादा रची गई। मेरी बहू भी, लड़की सब गई, मेरे एक घर ही बिगड़ वो मेरा चक्कर में। बाप ही रहे, दिन रात रो मैं बेटे को, मैं रोती रहूं, कोई मदद ना मिली हमारे तो भैया। छोटी कितने महीने की बच्ची? लड़की 6 महीने की लड़की छुड़ गई मेरे बेटा। 21 साल का 22 साल का लड़का हो मेरा। जेल में प्रताड़ना के बाद दम तोड़ने वाले हिंदू युवा रवि के परिवारीजनों का आरोप था कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के इशारे पर उनके बेटे को जेल में यातना दी गई, जिसके बाद रवि की मृत्यु हो गई। आप तब कहाँ थे जब आपको जेल से सूचना मिली थी आपको?
सूचना मिली थी आपको? गाड़ी के टायर फट गए मेरी के भगाते भगाते इतना भगाऊं और आजम खा तो साले दोबारा जेल भिजवाऊंगा मैं। मेरा नाम भी रणवीर है, यही बात पर हूँ मैं हरकत। अभी दिसंबर में फाइनल होने वाला। अब आजम खान के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? आजम खान ने फोन करो अगर ये लौंडा जहर का इंजेक्शन लगाओ। मैं तो योगी से कह भाई बोगी बाबा कुछ भी लगो तुम हमारे हमको थोड़ी बहुत मदद करो जो हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय ऐसे मिलना चाहिए। आज सबको न्याय, सगरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आज हमारा बच्चा मारो, कल किसी और को मारे को आप ड्यूटी कर रहे हैं और हम भटक भटक कर रो रहे हैं। चारों लोगों को आज तक हमारे किसी ने भी सुनवाई ना करी। जब पकड़ो जब तो को मारो हो, निकाय को मारते नहीं, खूब अच्छा हो। हाँ गलत काम किया, गलत काम किया हो, न ऐसे काम करते हो न कुछ होती आज ही। अखलाक ने गलत काम किया। हाँ गलत काम किया इखलाक ने गलत काम किया। गाय का मांस काट के, और जब उसमें भगोना में भी तो पकड़े गए, भगोना में ना पकड़े गए। हाँ जब भी तो गलती पे ही तो मारे हैं पब्लिक ने। अब पते न किन्ने मारे और फंसे और बच्चे और बच्चे ही तो फंसे। अब उनकी बच्चा अब उनकी शादी भी ये रहो मेरे शेर को से बच्चा चलो को कैसे शेर को से बच्चा मेरे घर जोड़ दियो। अखलाक की बात हर कोई करता है कि अखलाक की बात हर कोई करता है कि अखलाक को मारा गया, भीड़ ने मारा, किसने मारा, क्यों मारा, ये सबको पता है। लेकिन कभी रवि की बात नहीं होती है कि रवि को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उस पर मुकदमा दायर किया गया था। सपा शासनकाल में पुलिस प्रशासन ने उस पर आरोप लगा था अखलाक को मारने का। वैसे 18 लोग थे, उसी में एक रवि का नाम था। उसके बाद आज तक यह परिवार इस तरह बर्बाद हुआ कि अपना मकान, अपना जो जायदाद थी उसको बेच देता है मजबूरी में। और अखलाक की हत्या पे तो सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए, बड़े बड़े मुआवजे दिए, बड़े बड़े मकान और सरकारी नौकरी तक की बात की। रवि की मौत का जिम्मेदार मुख्य रूप से सरकार या अखलाक कौन? कोई भी व्यक्ति 2 साल 3 साल 2.5 साल अगर जेल में चला जा हुई कमाने वाला, तो उसके घर की हालत तो बहुत दयनीय हो जा है। और फिर अपने काम को सरवाइव करने को उसे बहुत परिश्रम करना पड़ा है। कुछ सरवाइव कर पावे, कुछ नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है इन जितने सारे बच्चे इसमें जेल गए, इनमें कोई भी आज तक सरवाइव नहीं कर पाया। इसलिए इनका बहुत आर्थिक परेशानी से लोगों को गुजरना पड़ा। आइए कुछ और परिवारों से आप बात कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस परिवार को के साथ में इस पूरे गांव के 18 परिवारों को किस तरह से वह दर्द झेलना पड़ा एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। क्या नाम है आपका? योगेंद्र शर्मा। आपका बेटे का क्या नाम है जो अखलाक मामले में आरोपी बनाया गया, उन्हें और जेल भी काटी? पुनीत कुमार शर्मा जी। क्या गुनाह? अब क्या बताएं, वो कहते हैं कि गवाह, अदालत को गवाह चाहिए। छत पे सो रहो, ना ईंट गवाही दे सकती, ना गाटर गवाही दे सकते, ना पटिया गवाही दे सकती। वो तो सबसे बाद में 11-12 बजे उठ के आयो और कोई 50 मीटर ही चलो होगा, चल 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 अपने घर चल। जैसे और लड़के आ रहे थे उधर से, चल 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 अपने घर जाके फिर लेट गो। अब गवाही कौन देना, ईंट दे सकती, ना पटिया दे सकती, ना गाटर दे सकते। तो अब जब नाम आ गया तो भैया ये तो पहले से ही है कि गुनाह अदालत में साबित हो जाए तो मुजरिम, और ना साबित हो तो फिर छूट ही जाता है। यूँ कितने महीने आपका बेटा जेल में रहा? लगभग 16.5-17 महीने। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के। कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर के। उसके बाद किस तरह की पीड़ा परिवार को उन 17 महीने कैसे काटे आप? भैया तो हम ही जान सके भैया, इसमें हम आपको क्या बताएं। भाई जिसका बेटा जेल में हो, पीछे शादी वादी भी करी है बच्चों की, तो ये तो हम ही जान सकें कि हमने कैसे करी, कैसे ना करी। या तो हम अपने आप अपने मन से किसको क्या कह सके हैं। उस अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में किस तरह का दंश आपको झेलना पड़ा, किस तरह का अपमान कहीं झेलना पड़ा आपको, किस तरह के काम बिगड़े आपके? काम तो खैर जो बिगड़ गए, अपमान तो खैर कौन करेगा। जब अपमान के काम ही ना करे तो अपमान करेगा कौन। और
मालिक भी इस बात को जानते हैं कि भाई नहीं है, जो जिनका मरा है वो भी जानते हैं कि इनका लड़का नहीं है। बाकी कौन हो कहें जी हम या एक निकलवा देंगे तो फिर हमारा केस कमजोर हो जाएगा। फिर ये सब नाम किसने डाले? अब बताओ किसने बताओ, कैसे बताओ, किसको नाम ले रहे हैं? भारत सरकार की ऐसी कोई नीति रही कि नहीं साहब एक तरफ से लेने हैं, क्या करना? उस समय आजम खां फैशन, हमारा तो घर भी 400 मीटर दूर है उसके घर से 400 मीटर दूर है हमारा घर। जब कोई घटना होती है तो कहा जाता है कि पुलिस में रिपोर्ट करो, गवाही दो, साक्ष्य प्रस्तुत करो। वैसे भी एक जिम्मेदार नागरिक की यही तो निशानी होती है। लेकिन इस गांव के जिस पशु चिकित्सक ने अपने अनुभव के आधार पर यह तथ्य सबसे पहले बताया था कि अखलाक ने जो अवशेष उस कूड़े पर फेंके थे उसमें गौमांस था, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस ने सबसे पहले उसी पशु चिकित्सक को जेल में बंद कर दिया। आइए जानते हैं उसका दर्द क्या है। 2015 में, उससे पहले मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी जी। क्या काम करते हैं? मैं पशु चिकित्सक हूँ। दिन में 15-20 पशु देखता था मैं। 2-3 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये तक भी मैं कमाता था हर दिन के। हाँ जी। जब 23 महीने जेल में हो गए तो ये लोग भूल गए, क्षेत्र के लोग फिर क्या याद रखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी ढूंढते रहेंगे, वो प्रैक्टिस कम हो गई। नहीं तो ऐसी हालत थोड़ी होती जैसे मेरे मकान की है। अगर जेल ना गए होते तो 2015 से जो मैंने बनाई थी, ये पत्थर लगा हुआ है, तो सारे ही मकान पे ऐसा पत्थर होता। उसके बाद में जो पैसा बर्बाद हुआ, दैन्य हालत हुई, उस मुकदमे के कारण ही ये आज मेरे मकान की हालत है। वरना कुछ और से कुछ और होता, ये नीचा ना होता, मकान भरा ऊंचा होता इसका। अब जब पैसा सारा मुकदमा में लग गया, फिर रहा क्या। ये जो बैठक बनाई है ना जी, ये 2013 में बनाई थी मैंने। इसमें पत्थर बिछा हुआ, ये सारा मकान ही ऐसा होता तो जो मेरा मुकदमे में नाम ना होता था। उसके बाद किस तरह की पीड़ा आपके घर में, कौन कौन? उसके बाद जो 23 महीने का जो समय कटा, हाँ मैं बता, हालत ऐसी होगी कि जब मैं जेल से आया ना जी, तो घर वाले भी जो सारन इकट्ठे करके 1 तुला में तोल के ना 1 पे ही तुल जाते, वो सूख गए सारे। उनकी मानसिकता भी, शारीरिक भी, और सारी ही हानि हुई। मेरे बड़े भाई हैं, वो गए मेरी मुलाकात करने जेल में, उनका हो गया एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पैसा बहुत काफ़ी लगा। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, देखो काफी पुरानी दीवारें हैं। एक्सीडेंट में लगे जी 12-13 लाख रुपए। काफी पुराना मकान हो गया, पुराना हो गया जी, जर्जर हो गया जी। इसके बाद में जो दाग गांव पे लगा, आपके परिवार पर लगा, आप जैसे लगभग 18-19 लोगों पर लगा, जिसमें एक की डेथ भी हुई जेल में। वो परिवार पर जो धब्बा है कैसे मिटेगा, इस बात की फिक्र रहती है? नहीं, धब्बा तो नहीं लगायू जी, धब्बा तो नहीं मानेंगे इसे जी, क्योंकि धब्बा तो जब मानते हम करते, हमने तो किया नहीं। अब तो धब्बा चलो मान भी रहे, तो धब्बा तो जब ये केस वापसी हो जाए तो धब्बा मिट जाएगा। लोग शक की निगाह से देखते हैं, दूसरी पार्टी तो देखेगी जी। अपमानित होना पड़ा कहीं इस घटना के बाद से? जो किया नहीं आपने, उसके बावजूद अपमानित होना पड़ा, कहीं ऐसा हुआ? नहीं, अपनी बिरादरी में नहीं जी, हिंदुत्व में नहीं। दूसरे इनका तो गिल्ला सिकवाई क्या मानेंगे जी, वो तो करेंगे जी। इन 18 आरोपियों में विशाल राणा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। विशाल राणा और अन्य हिंदू पीड़ितों की खोज में हम दादरी की सड़कों पर खाक छानने निकले, और हमें क्या मिला आप ही देखिए। जिस राजनीतिक तुष्टीकरण से प्रेरित होकर गिरफ्तारियों का सिलसिला चलाने की हमने बात कही थी, उसकी एक और परत खुली, जिसकी भीषणता का अनुभव आप भी कर सकते हैं। सामने मकान पे ताला लगा हुआ है, किसका मकान है ये? विशाल राणा जो अखलाक हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए। इस परिवार को उस घटना ने पूरी तरह से हिला दिया और खत्म कर दिया लगभग। इनके पिता मिस्टर संजय राणा अपने आप में भाजपा के फाउंडिंग मेंबर रहे। राम मंदिर आंदोलन के में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने तमाम आंदोलन और
इतने कष्ट झेले राम मंदिर को लेके, उन्होंने बहुत बहुत अथक प्रयास उनके रहे हैं जीवन भर। उनकी सारी तपस्या पे पानी इस घटना ने फेर दिया। इस परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस घटना ने। बच्चे का कैरियर बर्बाद हो गया, उनका खुद का कैरियर बर्बाद हो गया। उनको एक कलंक लगा, बहुत बड़ा कलंक लगा। पूरा परिवार उस घटना के बाद से ही यहाँ चला गया गाँव छोड़ के? नहीं, गाँव छोड़ के नहीं गए, किराए पे रह रहे हैं। किराए पे? हाँ, इतना परेशानी। हाँ, कि इधर ये मुझे लग रहा है जो मुख्य आरोपी जिस हिसाब से बता रहे हैं, मीटर भी बंद है, तार कटे हुए हैं, यहाँ से लॉक लगा हुआ है। धूल जो फांक रही है ना, वो इसके देखिए जो धूल है, जो इस जाली की जंग है, वो ये दिखा रही है कि कैसे कोई एक मुकदमा एक परिवार को बर्बाद करता है, उनकी दीवारों को, उनके हर एक पुट्टी को, पुताई को बर्बाद करता है। वो ये दिखाता है। अंदर में अगर आप झांकेंगे तो देखिएगा किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं, कैलेंडर पड़े हुए हैं, घर सजाने की जो चीज़ें हैं वो। तो इसे किसी भी दूसरे एंगल से ना देखते हुए उन्हें लगभग उनके 2 वर्ष तक वो लोग जेल की यातनाएं सह चुके हैं। उनके परिवार आर्थिक मार, उपेक्षा की मार, कोई मार नहीं बची देश दुनिया में जो उस परिवारों ने ना सही हो। और बहुत से परिवार, 2 परिवार तो ऐसे हैं जो बेचारे, इनकी एक के तो बाबा ही बाद में एक्सपायर हुए, वो उसके बाबा के चेहरे को भी नहीं देख पाया। एक की मम्मी एक्सपायर होगी। अब हरिओम सिरिओम में उनके घर की हालत ये है कि उनके घर में जो कोटा से मिलता है ना जी राशन, हाँ जी, उसी पे ही निर्भर है वो। कोई खेती है नहीं उन पे। खेती तो शायद 50 गज भी नहीं है, एक मकान ही मकान है। जिन बच्चों की शादी है उनकी शादी कौन करेगा? आज इतने बड़े हत्याकांड में नाम आने के बाद, मुलजिम बनने के बाद कोई उनकी शादी करने को तैयार नहीं है। शादी कहीं से हो भी रही है तो किसी की किसी विधवा से हो रही है, किसी की इतनी असहाय बेटियों से हो रही है। जो बच्चे उनके शादी है गई है बच्चन की, और फिर उखर्रो का केस उखरे, क्यों उखरे? वो यही दफा करो जा ना कि जो लड़के की शादी है गई, अब उनके बच्चा, अब उन्हें जेल में करोगे, उन्हें कौन खवावे वो? गुजारा केवल मजदूरी उनके पास साधन बचा है। एक बच्चा था जो MA BEd था और उसकी प्राइमरी टीचर के तौर पर नौकरी लग रही थी, सौरभ। उसका इस मामले से प्रभावित होकर नौकरी नहीं लग सकी। एक होमगार्ड में विनय कुमार था, महेश जी का बेटा, उसको इसी नामित होने की वजह से होमगार्ड से निकाल दिया गया। और ओम कुमार जी के 2 बेटे थे, तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। दोनों बेटे 2 वर्ष जेल में रहे। ओम कुमार जी को पैरालाइज हो गया, अंतोगत तो उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार उजड़ गए। हरिओम सिरिओम एक परिवार था, 2 भाई थे वो। उन पे गांव में मुश्किल से 50 गज का घर होगा। मजदूरी केवल मात्र साधन था, ना पहले कुछ थे, लेकिन अभी मजदूरी पे मजबूर है और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। माँ पैरालाइज थी, बहुत ज्यादा परेशान रही, बीमार रही, अंत में मृत्यु हो गई। कोई दूसरा कोई साधन नहीं बचा। लगभग ये 17 परिवार भी उजड़ गए, कुछ बचा नहीं इनका भी। आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार नाम की भी कोई चीज होती है। आपके मन में सवाल भी उठता होगा कि जिस देश के बुद्धिजीवी आतंकवादियों के भी मानवाधिकार की चिंता करते हों और तमाम सेकुलर पार्टीज जिन वामपंथी विचारधारा को संरक्षण देती रहती हों, उन्हें इन हिंदुओं की चिंता कभी क्यों नहीं हुई? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार इस मामले को किस नजरिए से देख रही थी। सरकार को लगा कि ये मुसलमान है और ये हिंदू हैं, उसको विभाजन कर दिया गया कि भाई मुसलमान की हत्या हुई है तो सरकार एक पक्ष बन के खड़ा हो गई, जिस वजह से गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जो मेरा अपना नज़रिया है, क्योंकि मैं पड़ोस में लगभग अखलाक घटना स्थल से लगभग 150 मीटर पे हमारा आवास है। मुख्य रोड पे जो बेसाड़ा NTPC रोड है उसी पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे हमारा घर है। तो हम लोगों ने देखा कि उस टाइम किसी एक व्यक्ति विशेष की हत्या को लेकर सरकार ने उसे अपना मान लिया था और सरकार सीधे तौर पे अखलाक की घटना को उन्होंने सपा सरकार से जोड़ दिया था। और गांव लगभग नवयुवक पूरी तरह खाली हो गए। स्थिति यहाँ तक आई कि सब्जी बेचने वाले भी सब्जी बेचने से इसलिए घर बैठ गए क्योंकि सब्जी खरीदने वाले गांव में लोग बचे नहीं। सरकार को पूरी तरह एक तरफा आतंक की स्थिति यहाँ बनी रही। जो भी अखिलेश सरकार ने हमारे गैल किया वो गलत किया, राजनीति के शिकार हुए।
अदालत में बार बार जैसे नाम आए, भाई अब के इनके नाम आ गए, अब के इनके नाम आ गए। गांव के लोगों को जानते हैं, सभी जगह जानते हैं। शहर की स्थिति और गांव की स्थिति भिन्न होती है, तो इसलिए बार बार अगर नाम दिए जा रहे हैं तो उसमें ये सोची समझी एक साजिश कही जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो एक बार भी बता दे मैं इसने मारा हूँ। जो ये 17 और 18 परिवार रहे, ये सारे के सारे एक तरह से पटरी से उतर गए और आज तक लौट नहीं पाए पटरी से। वो सरकार किस तरह का न्याय करना चाहती थी अखलाक के लिए, मैं नहीं जान पाता। क्या अखलाक की एक मृत्यु के बाद इन 20 परिवारों को उन्होंने मृत्यु जैसे हालात में पहुंचा दिया। ठीक है, जो आरोप आपके ऊपर लगा, इसके ऊपर सबसे बड़ा गुनहगार आप सरकार को मानते हैं, अखलाक के परिवार को मानते हैं, या किसी और समुदाय को मानते हैं? नहीं, और समुदाय को तो नहीं मानते, क्योंकि और का तो मतलब ही नहीं है। गुनहगार तो वही है ना जो उन्होंने नाम लिया मेरा। जिन मुलजिमों का नाम लेते हैं, कहाँ जहाँ 1500, 2000, 2500 लोगों की भीड़ हो, वहाँ किस चेहरे को आप दोषी ठहरा पाएंगे? अगर एक एक व्यक्ति ने खींचा भी होगा तो 2500 लोगों को नामित कर देती सरकार। तो हो सकता है मुकदमे का स्वरूप कोई दूसरा होता है। इन लोगों को जो नामित किया गया, कहीं भी न्याय नहीं है। एक तरफ सरकार निरीह हिंदुओं को गिरफ्तार करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ मीडिया हिंदू समाज को और इस गांव को बदनाम करने की परियोजना चला रहा था। लेकिन दादरी के इस बिसाड़ा गांव की तस्वीर इस घटना के पहले और बाद भी सांप्रदायिक सौहार्द की ही रही है, जो कभी मीडिया ने दिखाई ही नहीं। आम मुस्लिम समाज और अखलाक के परिवार के साथ गांव के हिंदुओं का क्या व्यवहार था, यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गंगा जमनी तहजीब का नाम जपते जपते डर का माहौल पैदा करने वालों को ये तथ्य राश नहीं आएंगे, जिनके बारे में गांव वालों ने हमें बताया। उस समय जो मीडिया कर्मी, शासन प्रशासन के लोग, सब एक तरफा कार्रवाई चली। मीडिया वालों ने किसी को इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू जब टीवी पर प्रसारित करा गया, उसमें केवल वही तथ्य दिए गए जो उनके मतलब के, बाकी आम लोगों की जो मुकम्मल राय ही वो कभी दूरदर्शन के माध्यम से कभी प्रसारित नहीं करेगी। दुनिया में केवल इस तरह का नाटक बनाएगा कि ये लोग आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं और इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार करा गया। उस तरह से सारी दुनिया में ये घटना प्रसारित करी गई। हकीकत इस मामले से कोसों दूर है। और आपने ये तो सुना होगा कि भाई ये उस जाति से बाहुल्य बस्ती है तो वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी अखलाक रहते थे, लोहार का काम करते थे। कभी किसी के बीच में ना तो किसी के लिए वो अच्छे बुरे तो जैसे रहे, लेकिन किसी का भी रवैया उनके लिए खराब नहीं रहा। उनकी बहन बेटियों की शादियां होती थी तो उन पे यहाँ ज़मीन भी नहीं थी, अपने अहाते भी नहीं थे जिसमें वो कर लेते। हिंदुओं की यहीं पे उनका टेंट लगता था, सारा काम होता था। हिंदू बढ़ चढ़ कर उनके कन्यादान भी करते थे। सब लोगों से जो सहभागिता जिससे बनती थी वो करते थे। यहाँ तक इस घटना के अखलाक हत्याकांड के ठीक 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर 2 बेटियों की शादी, हकीम नाम का धोबी है जो मुस्लिम है जाति से, उसकी 2 बेटियों की शादी हिंदू समुदाय ने करी। हाँ, गांव के लोगों ने मिलके की और वो असहाय था। शादी हुई, छोटा स्कूल प्राइमरी पाठशाला है उसमें हुई और सब कुछ ठीक से रहा। उससे वैसे किसी की कुछ नहीं थी दुश्मनी, क्या उसको कोई भी किसी की दुश्मनी ऐसी नहीं थी। क्योंकि हमारे एल्बम में उसके फोटो हैं, जो हमारे ब्याह सगाई होते थे तो उसको निमंत्रण जाता था, उससे दुश्मनी ऐसी कुछ नहीं थी। इस घटना के अतिरिक्त गांव में जितने भी मुस्लिम परिवार रह रहे हैं वे पूरे भाईचारे के साथ यहाँ आज भी रह रहे हैं। उस समय या उस समय के बाद या उस समय के पहले कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि इस तरह कोई अत्याचार या व्यवहारिकता हमने कभी नहीं सुने। यहाँ तक कि हमारे गांव में जो मस्जिद बनी हुई है हमारे गांव के हिंदू ने बनवाई, ईदगाह भी हमारे गांव के हिंदू ने बनवाई। और उसके बाद एक परिवार की, मुस्लिम परिवार की 2 लड़कियों की शादी, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, उनकी शादी हिंदू ने करी है, उस अखलाक हत्याकांड के बावजूद भी। तो यहाँ किसी तरह कोई व्यवस्था का भाव नहीं है। होली, दीपावली और ईद सब इकट्ठा है हमारे। कोई किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं, ना किसी को किसी से कोई परेशानी है। और असल में ये लोग लोहार, बढ़ई और धोबी, ये 3 टाइप हैं हमारे यहाँ जो रहते हैं मुस्लिमों के। तो होली दीपावली पे जो हिंदू परिवारों में खाना बनता है, यहाँ तक के लोग खाना भी लेने देने आते जाते हैं, तो कोई बात व्यवहार में कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी परिवार आज भी सुरक्षित है। हमारे यहाँ कोई उन्माद जैसा विषय ही नहीं है गाँव में।
केवल गोवंश की हत्या का ही आक्रोश था। उस भीड़ में अनजान चेहरा कौन था कि उस दुर्घटना में ये घटना घटी और दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन हमारे गांव में ना कोई उन्माद पहले था कभी, ना आज है। सद्भावना से सब लोग रहते हैं, कोई भी विषय नहीं है। हमारे हिंदू मुस्लिम कोई विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, सारे बढ़ई सारे धोबी आज भी बहुत अच्छे से रहते हैं, सिवाय 1 लाख के परिवार के। बस वो यहाँ से चला गया, बाहर रहते हैं वो लोग, उन लोगों को बड़ा मुआवजा मिला और आनंद ले रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान बहुत आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं। उसके अखलाक के घर से पहले ठीक उसके बड़े भाई अफजाल का घर है, उसके साथ में किसी भी तरह की कोई अव्यावहारिकता नहीं। उसके परिवार के साथ किसी तरह कोई बदतमीजी, किसी तरह कोई मारपीट उसके साथ नहीं। इसी के परिवार के साथ जो दर्शाई गई है, जो हुई है, सबके सामने सर्वविदित हुई है। अब हुई किन लोगों से यू अभी तक असमंजस का विषय। 1 लाख की भतीजी थी, इसका भाई है एक अफजाल, तो उसको उसने मतलब डिवोर्स देने के लिए वो बात हो गई। तो हमारे ही समाज ने उसको समझाया और उसको थाने में उसका फैसला करा कि आज लड़की वहीं पे है, उसका नाम कमर जहाँ है। उसको देशभाव किसी को कोई नहीं है। इस तरह का रिश्ता था। हाँ जी, हाँ जी। ये महेश सिंह है हमारे जो होमगार्ड है, वो विनय के पिताजी, उन्होंने ही उसका समझौता किया वहाँ जाके, उसको समझाया, रिश्तेदार को समझाया, नहीं तो यहीं छोड़ दी थी वो लड़की। कई महीना रही, अब जालना आके गई, तो मैं भी गया और वो भी गए, एक संजय राणा है वो गए, उसको समझाया, लड़की आज वहीं है वो। तो सुना आपने, विनय होमगार्ड था, उस पर अखलाक की हत्या का आरोप लगने पर वह गिरफ्तार हुआ, उसकी नौकरी भी गई। वही हिंदू विनय जिसके पिताजी ने अखलाक के भाई की बेटी की शादी बचा ली थी। हिंदू परिवारों ने अखलाक को इतना प्यार दिया, लेकिन जिस गाय को हिंदू अपनी माता मानते हैं उसे ईद के दिन अखलाक ने क्यों मार दिया? आइए समझने की कोशिश करते हैं अखलाक के ही गांव वालों से। आप अखलाक को कितना जानते थे? अखलाक हमारे गांव को पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहने वाले लोग हैं। इनके पिताजी को व्यवहार निसंदेह बहुत अच्छा रहा। इन लोगों के बीच बीच में इनके और इनके भाइयों के संबंध जो पाकिस्तान से जुड़े, वहाँ ऐसा बताते कि इनकी मौसी पाकिस्तान में ही, तो उनसे मिलने को आना जाना इनको, और तमाम विचारधारा इनकी दूसरी तरह की होती चली गई। नहीं तो ये तो बहुत अच्छा परिवार रहा पहले। जब सु संपर्क में वहाँ लोग ही आए, जब सु इनको व्यवहार बदलता चला गया। ऐसा समाज के लोग हमेशा महसूस करते रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अखलाक इतना अच्छा था, यहीं के गांव के लोग उसको पालते थे, यहीं हिंदुओं के बीच में वो काम करता था, यहाँ तक कि खाना भी हिंदुओं के परिवार से जाता था, अचानक ऐसी तब्दीली उसके व्यवहार में और इतनी कट्टरता कैसे आई? जब से लोगों का आना जाना पाकिस्तान हुआ और जमातियों का इनके यहाँ आना जाना हुआ, जमातियों ने इन्हें धर्म के प्रति उन्मादित ज़्यादा कर दिया। जैसे कि ये जहाँ लोहार की दुकान अपनी चलाता था, जहाँ पे हसिया गंडासे ये सब लोहे का काम ये करता था, इंटर कॉलेज, राणा संग्राम सिंह इंटर कॉलेज के सामने, वहाँ पे एक बार इनकी बातचीत का क्रम किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने सुन लिया और उसमें उसने जानना चाहा कि किससे बात कर रहे थे। तो उसी क्रम में इसने अपना फ़ोन उस तेज़ गर्म भट्टी में फेंक दिया था, लेकिन फ़ोन दिखाने से बचने के लिए लोगों ने कहा दिखा दिखा फ़ोन दिखा, तो नंबर ना दिखाते हुए इसने अपने फ़ोन को भट्टी में फेंक दिया था। इससे इसकी कट्टरता लगातार बढ़ रही थी और पाकिस्तान प्रेम जग रहा था इसका। और उसी क्रम में ये ईद के आसपास इसने गौवंश को मारा, जिसके अवशेष फेंकते वक्त लोगों ने इसे देखा और उसी से हिंदू भावना आहत हुई, जिससे लोग आक्रोशित होके केवल इंडिविजुअल अखलाक के घर पे लोग आक्रोशित भीड़ पहुंची। वहीं उसका भाई अफजाल जो रेलवे में नौकर था, उसके घर पे किसी के द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी, ना किसी अन्य मुसलमान को, सिवाय अखलाक के परिवार को। ये 4 भाई हैं, जान मोहम्मद, अखलाक और अफजाल और एक और भाई है जो उसकी मृत्यु हो गई है। इनको छोड़ने ये इनका घर हिंदुओं के चारों तरफ के बीच बसा थे, इनका अकेला परिवार रहता था। कभी किसी ने इनसे कोई द्वेष भाव नहीं रखा। उसके यहाँ तो जमात आती थी जी, एक जमात होती है जो 50-50, 100 लोग आते हैं, क्योंकि हमारे तो चाचा जी का तो मकान दूर है इनका,
लेकिन हम देखते थे कि 50-50 वो आते थे, जो उसके यहाँ जमाती आते थे, वो रात को यहाँ रहते थे, सुबह को उनको भोजन कराना और उस सुबह को फिर विदा करना। केवल उसका व्यवहार बदलता गया लगातार, उसका पाकिस्तान का आना जाना, उसके यहाँ जमातियों का आना जाना, उसकी कट्टरता का बढ़ना। वो तो उसकी मानसिकता क्या लाई, उसकी मानसिकता खराब होने लगी। कब से ऐसा हुआ? मतलब 2-4 साल से। तो वो दरअसल में क्या है कि वो उसकी जमात से भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ये गाय ना काटे ना जी, तो वो भी रह रहा, दुनिया रह रही है पूरे बिसाड़े में, और मुसलमान नहीं रह रहे, सब रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं किसी, कोई नहीं। जाटब भी रह रहे हैं हमारे यहाँ पे, कश्यप हमारे हैं, और ये प्रजापत हमारे यहाँ है, किसी से कुछ नहीं कहते। हम अपने जैसे हम रहते हैं, जैसे रिश्तेदार जिसके आते हैं ना, ऐसे उनको हम अच्छी नजरिया से देखते हैं। इन सभी के बीच 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार गिर जाती है और भाजपा की सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब दादरी कांड के 10 वर्ष बाद 2025 में यूपी सरकार ने न्यायालय में यह पहल की है कि इन निर्दोष हिंदुओं को बरी किया जाए। इस पर गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इन लोगों की निर्दान्त वेदना को समझते हुए, कितने पीड़ित ये लोग आपस में वहां जाके मिले हैं, इनसे वार्तालाप मुख्यमंत्री की हुई है, तो इन लोगों के कष्ट को महसूस करते हुए जनहित में निर्णय लिया कि भाई ये मुकदमा जो है, ये बच्चे निर्दोष फंसे गए हैं, सरकार अपना मुकदमा, सरकार जो है इस मुकदमे को वापस ले। मौत, अगर अखलाक की मौत को अभी जैसे सरकार ने कहा कि भाई ये बड़ा मामला था और किसी तरह सरकार ने उनकी पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश या अपना एक हलफनामा माननीय न्यायालय को दिया कि इन्होंने अपने, अगर ये कहीं 19-20 को इनका रोल भी रहा तो इन्हें ये क्षम्य है और इन्हें क्षमा कर इन्हें पुनः जीवन जीने का मौका दिया जाए। यहाँ तक सरकार ने उस दर्द के एवज में मुआवजा समझा है कि इन्हें जीवन दान दे दिया जाए और इस केस से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन अब आप तक खबर पहुंच गई होगी कि योगी सरकार ने केस वापस लेने की बात कही है और कोर्ट में एक अर्जी डाली गई है सरकार की तरफ से। क्या न्यूज़ सुन तो रहे हैं, बाकी क्या उम्मीद है आपको? वापस हो जाए अच्छी बात है, ना तो भैया चली रहो, जो कुछ है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, जो चल रहा है वो तो देखेंगे देखेंगे। भरोसा है, और भरोसा तो है ही है भाई, भरोसा तो कोर्ट का तो सभी ही करते हैं, हम क्या करेंगे, सभी करते हैं, उस पर तो सभी डिपेंड हैं। वो मुजरिम साबित हो जाए या बरी हो जाए। जो लोग अभी दूसरी तरफ से जो खेल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि नहीं, अगर इस तरह आरोपियों को बचाया जाएगा और वो भी सरकार बचाएगी तो फिर ये तो आगे से और बढ़ावा मिलेगा। रवि की मौत को किस एंगल से देखना चाहते हैं वो लोग? हाँ, हम योगी जी सुनो कि हमें न्याय मिलना चाहिए। योगी जी हमें कहीं भी हो और हमें न्याय, रवि को न्याय मिलना चाहिए। रवि की माँ आज तुम पे गुरियाज कर रही है कि रवि की माँ न्याय मिलना चाहिए। वक्त आई मेरे बेटा को। जो सरकार के मामले हैं या दूसरे पक्ष के मामले, हर आदमी अपनी बात में कुछ ना कुछ सबूत तो रखिए। पहले ऐसे भी बहुत सारे मुकदमे देखे गए, ये तो सामान, इनमें एक भी परिवार को एक भी बालक कोई भी अपराधी नहीं है, किसी पे कोई किसी तरह को अपराध को मुकदमा नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, कोई लूट हत्या डकैती में कभी शामिल नहीं। दूसरी सरकार ने तो वे भी मुकदमे वापस करें जो आतंकवादी इन पर हैं। ये तो सामान्य घर परिवार के बालक, सामान्य विवेक के बालक, और किसी भी आपराधिक मुकदमे से इनको कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इसे देखने के बाद जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सपा सरकार हो सकती है, अखलाक के परिजन हो सकते हैं। उनसे एक सवाल बहुत वाजिब बनता है कि रवि की मौत का जिम्मेदार कौन? ना उसे आज तक मुआवजा मिला, ना उसे न्याय मिला, वो कहाँ गुम हो गई? अखलाक की हत्या तो सारे देश ने देखी, विदेशों तक देखी, लेकिन रवि की मौत की हत्या नहीं थी। या रवि की मौत का रहस्य क्या है, फिर उसे बता दे सरकार। तत्कालीन सरकार को जवाब दे कि भाई इसकी कैसे मौत हुई। रवि को इतनी यातनाएं दी गई कि वो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया, जहाँ पे उसके पिता का रो रो के आज तक बुरा हाल है। अगर उनकी माता पिता अपना पुराना घर उन्हें बेच के मेन रोड से किराए पे गांव में रह के ट्रैक्टर पे मजदूरी करनी पड़ती है उस परिवार को, जिस पीड़ा को जितनी बार बयां करेंगे उससे ज्यादा दर्द महसूस होगा। ये तो योगी जी आगे नहीं तो हमारे सब बालक मरते। योगी जी छिड़वाए हैं हमारे पलक,
योगी ने सही किया है। सही करा उन्होंने, उनके मुकाबले हिंदुस्तान में आदमी भी रहा। देखो अब सरकार के ऊपर है, फिर कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उससे स्वीकार करेगा नहीं। अब तो उसी पर हम निर्भर हैं। एक आस जगी है अब थोड़ी सी, ना जाने हो जाए काम। और तो जो काम था वो तो चौपट हो गया क्या। लेकिन न्याय प्रणाली पे कोई चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने जो किया, जो उनके समझ आया, उन्होंने ठीक किया होगा। और राजा से राजा लड़ेगा। अगर आज भाई पूर्व काल से हमारे यहाँ इतिहास है कि भाई महारथी से महारथी लड़ेगा। भाई अगर सरकार ने पक्ष बनकर मुकदमे करे तो अभी बदली सरकार ने लगा कि ये बहुत पीड़ित हैं, उन्हें वो पीड़ित लगे तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। इन्हें इनकी पीड़ा को समझा और इन्होंने कहा कि ये मुकदमा बहुत हो गया, वापस ले लें। आज उम्मीद की आस जगी है योगी के एक आदेश को। हाँ, इस आदेश के बाद एक उम्मीद की किरण है। उस लॉ की तरफ हम सब लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो न्याय मिलेगा, इस गांव को न्याय मिलेगा। हिंदू बाहुल्यता के गांव को, हिंदुओं को एक न्याय की आस है। माननीय मुख्यमंत्री इसे पूरी तरह से इसे पूरी करें और हम सबको संतोष प्रदान करें, बस ऐसी अपेक्षा है हमारी। गांव के लोगों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें संरक्षण देगी। इस मामले में जो परिवार बर्बाद हुए उनको दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन पीड़ित हिंदुओं का केस वापस लेने के लिए एक याचिका डाली गई। नोएडा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। सोचकर देखिए कि आप अपनी छत पर लेटे हों और शोर आपके कान में आए और आप उस जगह को देखने के लिए चले जाएं और आपको गुनहगार बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। यही हुआ दादरी के बिसाड़ा गांव के लोगों के साथ। अखिलेश यादव की सरकार में हिंदुओं पर हुए इन अन्याय के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहद जरूरी पहल की है। हमारी नज़र बनी हुई है कोर्ट का फैसला आखिर क्या आएगा। लेकिन आप हिंदुओं के साथ इस अन्याय को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए ऑप इंडिया।